दोस्तों अमूमन देखने को मिलता है कि अपराधी अपराध करके भागता है या अपनी पहचान बदल कर रहता है। मगर आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताते हैं जहां अपराधी तो खुलेआम घूम रहा था, मगर पुलिस वालों को महीनों तक अपनी पहचान बदलकर अपराधी और गैंगस्टर बनकर घूमना पड़ा था। और ये हुआ था न्यूजीलैंड में, वो भी काफी सालों पहले। पाकिजा जुबेरिया डबल मर्डर केस को सोल्व करने के लिए इस केस का अपराधी था कमल रेड्डी। तो आखिर इस केस की पूरी कहानी क्या है, पाकिजा कौन थी और इसकी मुलाकात कमल रेड्डी से कैसे हुई थी, पाकिजा की हत्या कब और कैसे हुई, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। जिस तरीके से न्यूजीलैंड की पुलिस ने इस केस को सोल्व किया था वो अपने आप में काबिले तारीफ था। ये सब हम आगे वीडियो में जानेंगे, मगर पहले स्टोरी क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं उसका संबंध न्यूजीलैंड से है। इस कहानी के अहम किरदारों की बात करें तो सबसे पहला अहम किरदार है पाकिजा यूसुफ। पाकिजा यूसुफ वैसे तो न्यूजीलैंड की नागरिक थी, मगर पाकिजा की जड़ें भारत से जुड़ी हुई थी। अंग्रेजों के जमाने में पाकिजा के परिवार वाले पहले फिजी चले गए थे और फिर वहां से न्यूजीलैंड जाकर बस गए थे। न्यूजीलैंड में ही रहने वाले एक युवक से पाकिजा की शादी हो जाती है। शादी के बाद पाकिजा एक प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है। बेटी का नाम था जुबेरिया। इस कहानी का दूसरा अहम किरदार है कमल ज्ञानेंद्र रेड्डी। पाकिजा के परिवार वालों की तरह ही कमल रेड्डी के भी दादा मूल रूप से भारत के ही रहने वाले थे, मगर ये भी फिजी चले गए थे। वैसे तो कमल रेड्डी के पास फिजी देश की नागरिकता थी, मगर वो काम की तलाश में 2004 में न्यूजीलैंड चला जाता है। यहीं रहते हुए एक मैकेनिक के तौर पर वो काम करना शुरू करता है और फिर खुद का कारोबार शुरू कर लेता है। इन सब के बीच वो न्यूजीलैंड की नागरिकता के लिए भी आवेदन करता है। इसके बाद उसे न्यूजीलैंड की नागरिकता मिल जाती है। काम करते हुए कमल रेड्डी अच्छा पैसा कमाता है। इन पैसों से वो अपना एक अच्छा सा घर भी ले लेता है। कमल रेड्डी की शादी को भी कई साल बीत चुके थे, मगर उसका डिवोर्स हो जाता है और फिलहाल वो अपने 2 बच्चों के साथ इस घर में रहता था। साल 2006 के आसपास कमल रेड्डी के घर पर एक कपल किराएदार के तौर पर घर तलाशते हुए पहुंचते हैं। ये महिला कोई और नहीं बल्कि पाकिजा यूसुफ थी। पाकिजा के साथ उसका पति और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। सब कुछ तय होने के बाद कमल रेड्डी के घर के एक हिस्से में पाकिजा यूसुफ अपने पति और बेटी के साथ किराएदार के तौर पर रहने लगती है। यहीं से अब कहानी में ट्विस्ट और टर्न आने शुरू होते हैं। कमल रेड्डी के घर में रहते हुए पाकिजा और कमल रेड्डी के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में तो ये बातचीत बतौर हाउस ओनर एंड रेंट के तौर पर होती थी, फिर जैसे जैसे इन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ता है दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पाकिजा और कमल रेड्डी के बीच बढ़ती नजदीकियों का एहसास पाकिजा के पति को भी होने लगता है और इस कारण इन दोनों के बीच लड़ाइयों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। हालात यहाँ तक बिगड़ जाते हैं कि अब कमल रेड्डी भी पाकिजा के पति से लड़ाइयाँ करने लगता है। एक बार तो बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कमल रेड्डी पाकिजा के पति पर हमला कर देता है। बात पुलिस तक पहुंच जाती है, मगर कोर्ट की सुनवाई में ना तो पाकिजा और ना ही उसका पति उपस्थित होता है। इस कारण इस मामले में कमल रेड्डी को बरी कर दिया जाता है। समय के साथ पाकिजा का झुकाव कमल रेड्डी की तरफ बढ़ जाता है। इसके नतीजे में पाकिजा और उसके पति के बीच डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद पाकिजा अपनी बेटी जुबेरिया के साथ कमल रेड्डी के साथ ही रहने लगती है। शुरू में तो सब कुछ काफी अच्छा लगता है, मगर समय के साथ अब कमल रेड्डी भी अपनी असली रंग में वापस आने लगता है। वो शराब के नशे में अक्सर घर आकर पाकिजा के साथ मारपीट करने लगता है, क्योंकि पाकिजा ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने पहले पति से तलाक लिया था। इसलिए उसके सभी रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि माँ बाप ने भी पाकिजा के साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए थे। इसलिए वो मारपीट सहते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर पाती और कमल के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहती है।
दोनों ने शादी नहीं की थी। जब कमल रेड्डी हद से ज्यादा मारपीट करने लगता है तो पाकिजा खुद ही अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए कमल रेड्डी के व्यवहार के बारे में बताती है। कमल के बारे में जानने के बावजूद पाकिजा के माँ बाप काफी कुछ नहीं कर पाते और अपनी बेटी से दूरी ही बनाए रखते हैं। इस तरह समय बीतने लगता है, यहाँ तक कि कई महीनों तक पाकिजा के किसी भी दूसरे रिलेटिव से कोई बातचीत नहीं होती। लगभग साल भर बीत जाने के बाद जब पाकिजा की माँ अपनी बेटी को फोन करती है तो कोई जवाब नहीं मिलता। थक हार कर वो कमल रेड्डी से कांटेक्ट करती है। जवाब में कमल रेड्डी बताता है कि आपकी बेटी तो कई महीने पहले ही मुझे छोड़कर अपनी बेटी के साथ किसी दूसरे लड़के को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई है और अब वो वहीं रह रही है। इस बात को सच मानकर पाकिजा के घर वाले कई बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं मगर कहीं से भी कोई भी अता पता नहीं चलता। यहाँ तक कि इनके कुछ दूर के रिलेटिव भी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उनसे भी पाकिजा के बारे में बातचीत होती थी मगर पाकिजा की कोई जानकारी नहीं मिलती। इन सब के बीच साल 2007 से साल 2013 का समय आ जाता है। इतने वर्षों तक पाकिजा से ना तो एक बार बात होती है और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आती है। अब पाकिजा की माँ पुलिस के पास जाती है और पाकिजा से जुड़ी जानकारी पुलिस को देते हुए एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करती है। पाकिजा और उसकी बेटी के गायब होने के पीछे कमल रेड्डी का हाथ होने का शक जताती है। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस वाले मामले की तहरीर शुरू करते हैं मगर पुलिस वालों को भी कमल रेड्डी यही कहानी बताता है कि वो कुछ ही महीनों तक उसके साथ रही, फिर उसका झुकाव किसी दूसरे लड़के की तरफ हो गया और उसी के साथ वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। कमल रेड्डी ने काफी आसानी से पुलिस वालों को अपनी कहानी बता दी थी मगर पुलिस वाले कमल रेड्डी के इन बयानों पर यकीन नहीं करते और पर्दे के पीछे से एक जांच शुरू करते हैं मगर कई महीनों तक पुलिस वालों को कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिलता। फिर भी पुलिस वाले हार नहीं मानते और अपनी जांच जारी रखते हैं। इन जांचों में एक बात तो सामने आती है कि एक तरफ कमल रेड्डी दावा करता है कि पाकिजा ऑस्ट्रेलिया चली गई है जबकि पाकिजा के बैंक अकाउंट से अभी भी न्यूजीलैंड में पैसों का लेन देन हो रहा था। तो आखिर ये कौन कर रहा था? थोड़ी ही जांच के बाद पता लग जाता है कि ये लेन देन कोई और नहीं बल्कि कमल रेड्डी खुद कर रहा है। अब पुलिस वालों को लगने लगता है कि कमल रेड्डी के पास कुछ तो ऐसा है जो इन लोगों से छुपाया जा रहा है और अब इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले एक अपना सीक्रेट मिशन लॉन्च करते हैं जिसका नाम था मिस्टर बिग। मिशन मिस्टर बिग की आड़ में पुलिस वाले अपना एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाते हैं। इस अंडरकवर ऑपरेशन के तहत कुछ पुलिस वालों को लोकल गुंडों का रूप दिया जाता है और फिर ये पुलिस वाले लोकल लेवल पर ही अपना एक गैंग बनाते हैं और फिर बड़ी ही सावधानी के साथ उससे जान पहचान बढ़ाना शुरू करते हैं। बातचीत के दौरान एक दिन एक पुलिस वाला कमल रेड्डी से गैंग में शामिल होने के लिए कहता है। बदले में उसे मोटा पैसा ऑफर किया जाता है। पहले तो कमल रेड्डी इस गैंग के लिए काम करने से मना कर देता है मगर बड़ा ऑफर मिलने पर वो रेडी हो जाता है। बदले में पुलिस वाले उसे एक दिन एक व्यक्ति से लूटपाट करने के लिए कहते हैं। प्लान के मुताबिक एक पुलिस वाले को ही आम नागरिक के तौर पर टारगेट लोकेशन पर भेज दिया जाता है। गैंग मेंबर के आदेश पर कमल रेड्डी उस व्यक्ति को लूट लेता है। बदले में कमल रेड्डी को गैंग की तरफ से काफी पैसे दिए जाते हैं। इस तरीके से पुलिस वाले कई फर्जी क्राइम कमल रेड्डी से करवाते हैं, बदले में उसे काफी मोटा पैसा देते हैं। कुछ महीनों तक ये सब चलता रहता है और फिर एक दिन गैंग मेंबर कमल रेड्डी से कहते हैं कि हमारा बॉस तुम्हारे काम से काफी ज्यादा खुश है और अब वो एक काफी बड़े मिशन पर तुम्हें भेजना चाहते हैं मगर उस मिशन पर भेजने से पहले वो तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। इस काम में काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। कमल पुलिस वालों की
इस चाल में फंस जाता है और वो गैंग के बॉस से मिलने के लिए रेडी हो जाता है। इस मीटिंग में कमल रेड्डी को अगला टारगेट समझा दिया जाता है, मगर यहाँ पर गैंग का बॉस उससे कहता है कि इस बार हम बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी चाहिए और मुझे ये भी जानना है कि पहले तुमने कौन कौन से क्राइम किए हैं। गैंगस्टर और लुटेरे के भेष में छुपे पुलिस वाले कमल रेड्डी को यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारे सभी अपराधों के बारे में जान लेने के बाद हमें आगे फैसला करने में मदद मिलेगी। अगर कोई समस्या होती है तो हम तुम्हें बचाने में अपनी पूरी पावर लगा देंगे। अब अपनी काबिलियत साबित करने के लिए अब कमल रेड्डी बॉस के सामने अपने एक एक लूटपाट और कांड के बारे में बताना शुरू करता है। ये सब बताते हुए वो ये भी बता देता है कि साल 2006 से साल 2007 के आसपास उसने एक महिला और एक बच्ची की हत्या की थी। पुलिस वाले जिस जानकारी को निकलवाने के लिए पिछले 6 महीनों से ये सब नाटक कर रहे थे, वो कमल अपनी जुबान से खुद ही बता रहा था, मगर पुलिस वाले अब भी नाटक करते हुए कहते हैं कि वो हत्या वाली बात नहीं मानते। वो कमल रेड्डी से कहते हैं कि अगर तुमने कोई हत्या की है तो मुझे वो जगह बताओ जहां तुमने लाश को ठिकाने लगाया था, ताकि हम उसे वहां से हटाकर सबूत मिटा सके। जब गैंग वाले पूरी तरीके से कमल को यकीन दिला देते हैं कि वो उस लाश को छिपाने और सबूत मिटाने में मदद करेंगे, तो अब पुलिस वालों को शहर से दूर एक ब्रिज के नीचे ले जाता है और इशारा करते हुए बताता है कि उस ब्रिज के नीचे गड्ढा खोदकर एक महिला और एक बच्ची को दफनाया गया था। गैंग मेंबर के बॉस के रूप में मौजूद पुलिस वाले कमल रेड्डी की सारी बातें एक हिडन कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर कमल रेड्डी के बताए गए जगह पर खुदाई करके देखा जाता है तो वास्तव में वहां से 2 कंकाल बरामद किए जाते हैं। कंकाल बरामद होते ही पुलिस वाले अपने असली रूप में आ जाते हैं और कमल रेड्डी को हिरासत में लेते हैं। दूसरी तरफ कंकाल को जांच के लिए भेज दिया जाता है। जांच के बाद साफ हो जाता है कि पुलिस वालों ने जो 2014 में ब्रिज के नीचे से कंकाल बरामद किए थे, वो 2006 में गायब हुई पाकिजा और उसकी मासूम बेटी जुबेरिया के ही है। ऑफिशियली 19 अक्टूबर 2014 को कमल रेड्डी को हिरासत में ले लिया जाता है और उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस की पूछताछ में पहले कमल रेड्डी पाकिजा और उसकी बेटी की हत्या से इनकार करता है। वो बताता है कि असल में ये हत्या पाकिजा के दूसरे बॉयफ्रेंड इस्मत नाम के व्यक्ति ने की है। इस्मत के कहने पर ही उसने दोनों की लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की थी, मगर पुलिस जांच में कमल रेड्डी का ये दावा झूठा साबित होता है। आगे पुलिस कई और एविडेंस और दूसरे अहम सबूत जुटाकर ये साबित करने में सफल हो जाती है कि पाकिजा और उसकी बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि कमल रेड्डी ने ही की है। आगे की जांच में ये भी सामने आता है कि ब्रिज के नीचे दोनों की लाश छुपाने का आइडिया कमल रेड्डी को किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा नायडू ने दिया था। कमल रेड्डी के इस खुलासे के आधार पर नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। न्यूजीलैंड की हाई कोर्ट में 25 अप्रैल 2016 से इस मामले की सुनवाई शुरू होती है। अगले कई दिनों की लगातार सुनवाई के बाद 12 मई 2016 को इस केस की आखिरी सुनवाई होती है और अदालत द्वारा कमल रेड्डी को 24 साल की पाकिजा और 3 साल की उसकी बेटी जुबेरिया कलीम की हत्या का दोषी करार दे दिया जाता है। कोर्ट में साबित हो जाता है कि कमल रेड्डी ने पाकिजा का गला घोंटा था, जबकि उसकी 3 साल की मासूम बच्ची को तकिए से मुंह दबाकर मारा था और ये सब कुछ कमल रेड्डी ने पाकिजा से पीछा छुड़ाने के लिए किया था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की आ चुकी थी। फाइनली 21 जून 2016 को 2 हत्या करने के कारण कमल रेड्डी को अदालत द्वारा 21 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा ये भी साफ कर दिया जाता है कि 2036 से पहले कमल रेड्डी को पैरोल भी नहीं दी जाएगी। सजा के ऐलान के बाद कमल रेड्डी को जेल भेज दिया जाता है। आगे वो 2019 और 2020 में
अदालतों के फैसलों को चुनौती देता है, मगर आगे की सभी सुनवाई में वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता। कमल रेड्डी की मौजूदा स्थिति की बात करें तो वो आज भी जेल में बंद है और अपने किए की सजा काट रहा है। दूसरी तरफ पाकीजा और उसकी मासूम बच्ची की लाश को ठिकाने लगाने में कमल रेड्डी की मदद करने वाले उसके चाचा नायडू को भी 12 महीने की सजा सुनाई जाती है। वो अपनी सजा काट कर जेल से आजाद हो चुका है। नायडू को कम सजा मिलने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि पूरी जांच के दौरान उसने पुलिस वालों की मदद की थी और कई अहम सबूत पुलिस वालों को दिए थे। कुल मिलाकर बेहतर जिंदगी की तलाश में फिजी छोड़कर न्यूजीलैंड आई कमल रेड्डी को जेल जाना पड़ा, जबकि पाकिजा और उसकी मासूम बच्ची को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जिस तरीके से पुलिस ने इस केस को सोल्व करने में काम किया था, उसकी न्यूजीलैंड में काफी तारीफ हुई थी। दोस्तों, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें। अगर आपने अब तक स्टोरी क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।